नेपाल के पोखरा में यात्री विमान हुआ क्रैश। चालक दल सहित सभी 72 लोगों की मौत। काठमांडू से सुबह 10:30 बजे पोखरा के लिए भरी थी उड़ान। सोमवार को नेपाल में एक दिन का रहेगा राष्ट्रीय शोक। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में हुआ आयोजित। रक्षा मंत्री सहित सेना प्रमुख ने की भारतीय सेना की प्रशंसा। कहा, विपरीत परिस्थिति में सेना ने दिया है शौर्य का परिचय। सेना के तकनीक और आधुनिकीकरण को रक्षा मंत्री ने बताया समय की जरूरत। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के बीच दौड़ी देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री ने बताया नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक। कहा, गुलामी की मानसिकता से निकल देश बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से। प्रधानमंत्री सहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 300 से भी ज्यादा बड़े नेता करेंगे शिरकत। रोड शो के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। दोपहर 3 बजे से अशोक रोड, संसद मार्ग, जंतर मंतर लेन रहेंगे बंद। उत्तराखंड में जोशीमठ के भू धसाव वाले क्षेत्र पहुंची प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम। प्रभावित इलाके का किया निरीक्षण। क्षेत्र में पड़ी दरारों में देखी जा रही है बढ़ोतरी। चिन्हित क्षेत्र में होटलों को तोड़ने का काम हुआ शुरू। खेल जगत की खबरों में एक दिवसीय मुकाबले में किसी भी क्रिकेट टीम की रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत 317 रन से भारत ने श्रीलंका को दी मात। 3 एक दिवसीय मैच की सीरीज में श्रीलंका का सूपड़ा साफ। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मुकाबले में भारत ने दिया था 391 रन का लक्ष्य। शुभमन और कोहली ने जड़े शतक। और FIH विश्व कप हॉकी ग्रुप डी मुकाबले में भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें गोल करने में रहीं नाकाम। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचार बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर एक हादसे की दुखद खबर। नेपाल में आज सुबह बेहद दुखद विमान हादसा हो गया। काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी यात्रियों की मौत हो गई। यात्रियों में 53 नेपाली नागरिक थे। इसके अलावा विमान में 5 भारतीय, 4 रूसी और 2 कोरियाई तथा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक नागरिक थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने आपात बैठक की और 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो पूरी घटनाक्रम की जांच करेगी। इस हादसे के बाद नेपाल में सोमवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल के दूसरे बड़े शहर पोखरा में एक यात्री विमान क्रैश हो गया। लैंड होने से ठीक पहले ही विमान क्रैश हो गया। जहाज में कुल 68 यात्री सवार थे। साथ ही सवार थे चालक दल के 4 सदस्य, यानी कुल 72 लोग। येती एयरलाइंस के इस विमान ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ान भरी थी। करीब 12 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से इसका संपर्क टूट गया और कुछ ही देर में एक जोरदार धमाके की आवाज और वहां से उठते धुएं का गुबार। पोखरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पुराने हवाई अड्डे के बीच बहती सेमी गंडक नदी के किनारों पर स्थित जंगल वाले इलाके में विमान ने कंट्रोल खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद विमान आग का गोला बन गया। उठती आग की लपटें और उसे काबू पाने के लिए मशक्कत करते स्थानीय लोग, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। This is very unfortunate. I think we already expressed our condolences to all of the people, but the details have still to be arrived. पश्चिमी नेपाल के जिले कास्की के पोखरा में हुई इस दुर्घटना में 10 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है, जिसमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने लोगों की मदद के लिए 977
9851107021 और पोखरा में संपर्क के लिए 97798506037699 नंबर जारी किया है। हम लोग धड़ाम से आवाज़ हम सुने, घर में थे हम लोग, उसके बाद धड़ाम से आवाज़ आई, उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं। वहीं दुर्घटना पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। उसके बाद एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो कि दुर्घटना के कारणों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही नेपाल ने सोमवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय सहित सभी सुरक्षा कर्मियों से संबंधित राहत कर्मियों को जल्द से जल्द राहत कार्य में जुटने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में बीते 3 वर्षों में कुल 6 विमान हादसों में 350 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते साल ही मई 2022 में तारा एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। उससे पहले मार्च 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस द्वारा संचालित एक विमान काठमांडू एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए भारत की आधुनिक होती रेलवे के लिए आज एक और बेहतरीन दिन रहा। देश में आज 8वीं वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ये ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगी और 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर रेलवे में किए जा रहे बड़े बदलावों का सिलसिलेवार जिक्र किया। कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। ये पोंगल के शुभ अवसर पर 2 तेलुगु भाषी राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी का खास तोहफा है। पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना की गई ये ट्रेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ये ट्रेन रेलवे का कायाकल्प करने के पीएम के विजन और सुविधाजनक और तेज रफ्तार यात्रा सुनिश्चित करने की रेलवे की प्रतिबद्धता का जीता जागता सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये ट्रेन नए भारत की आकांक्षा और सोच की प्रतीक है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय किया करेगी और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा, जबकि तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। देश में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से आम लोगों और यात्रियों में जबरदस्त खुशी और उत्साह है। इस ट्रेन से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आम लोगों और व्यापारियों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खास बात इस ट्रेन की है जो स्पीड को लेकर है, जो हम सभी को जर्नी को काफ़ी आसान बना रहा है। बिल्कुल फ्लाइट वाला फील है, साथ में आपका व्यू भी बहुत बढ़िया है, आप आराम से देख पा रहे हैं, आपको कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है और कंफर्ट सीट भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। नए फीचर्स के साथ, नए क्लेवर, नए फ्लेवर के साथ वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिल्कुल मुसाफिरों को गंतव्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो मुसाफिर हैं वो गदगद हैं, रोमांचित हैं और जो भारतीय रेल का जो फिल्मों में जो क्रेज़ है उसकी सीटी और छुक छुक की आवाज़ अब ये साउंडलेस
सेमी हाई स्पीड ट्रेन मुसाफिरों को आकर्षित कर रहा है, खूब लुभा रहा है। विशाल देश की रंग बिरंगी संस्कृति को जोड़ने वाली भारतीय रेल ने पिछले कई वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति की है। वंदे भारत एक्सप्रेस उसी की बानगी है। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भारत में निर्मित और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एक्सप्रेस में स्वदेश में ही निर्मित कवच सुविधा भी है, जो रेलगाड़ियों को टकराने से बचाती है। सिकंदराबाद में राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 8वीं वंदे भारत भी पटरी पर आ चुकी है। और अब बात करते हैं जोशीमठ संकट की। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव की चुनौती और चिन्हित क्षेत्र के मकानों में बढ़ती दरारों के खतरे को देखते हुए 2 होटलों, होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण को लेकर कार्रवाई की गई। जोशीमठ में अभी तक 723 घरों में दरारें आई हैं। तो वहीं जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। इस बीच जोशीमठ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं निगरानी रख रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय की एक टीम ने भू धसाव से प्रभावित इलाके का दौरा किया। टीम ने यहां का निरीक्षण किया। घरों और क्षेत्र के दरार वाले हिस्सों में, साथ ही जहां भी पानी का रिसाव हुआ है, उन सभी जगहों का करीब 2 घंटे तक निरीक्षण किया गया। पीएमओ की टीम द्वारा यहाँ जोशीमठ के जो स्थानीय स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए आज उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जो भी ऐसे घर हैं जो भू धसाव की चपेट में आए हैं और घरों में क्रैक्स हैं, साथ ही साथ जो नीचे पानी का रिसाव हो रहा है नीचे, उसका भी निरीक्षण किया गया। करीब 2 घंटे उन्होंने पूरे ग्राउंड पे इंस्पेक्शन किया। और उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि दरारों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका अध्ययन किया जा रहा है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। काफ़ी अच्छे से चल रहा राहत बचाव कार्य, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत कहीं कहीं पे क्रैक्स में बढ़ोतरी हुई है और कोई नया एरिया ऐसा डेवलप नहीं हुआ है। पैटर्न कोई डेवलप तो नहीं हो रहा है क्रैक्स का, उसको सारी टीमें अपनी अपनी जांचें कर रही है। जांच होने के बाद इस सुरक्षा के लिए, ताकि ये स्लिप ना बने, उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। हल्की फुल्की तो क्रैक्स बढ़े हैं कहीं कहीं पे, तो लेकिन ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है कि एक साथ सबका जब एफर्ट लगना चाहिए वो लग रहा है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबका। अगली खबर, पांचजन्य पत्रिका की 75वीं वर्षगांठ पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम में देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं। वित्त मंत्री ने कहा कि हर बजट चुनौतीपूर्ण होता है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार में बैंकों को प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। साल का बजट उनके अपने चुनौती के साथ ही आता है। पिछली सरकार और इस सरकार को तुरंत एक विषय में हम अलग कर सकते हैं, मतलब बैंक का ट्रीट करने का तरीका वर्सेस हमारे सरकार के, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के बैंक के साथ उनके अपने रवैया। बैंक को एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, देश का आर्थिक व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनको अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ चलाने के फ्रीडम देना चाहिए। ये है मोदी जी के अप्रोच। प्रीवियस गवर्नमेंट का अप्रोच ये था कि उसके द्वारा हमारे अपने पार्टी के कार्यकर्ता, भतीजा, भाई बहन, जीजा जी, सबको कैसे उनसे जो लीगल नहीं है ऐसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसको पूरे के पूरे बेशर्मियत के साथ उपयोग करना, यही है बेसिक डिफरेंस। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये शामिल हुई और इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की विचारधारा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़े। उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान दिया गया है। 2013-14 में हमारे क्षेत्र में हम लोग मेजर करते हैं फ्लाइट कनेक्टिविटी, एयर ट्रैफिक मूवमेंट प्रति हफ्ता के आधार पर।
जिस उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल 975 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स पर वीक होते थे, आज 8 साल बाद 1871 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स आज के दिवस पर प्रति हफ्ता उत्तर पूर्वी राज्य में, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उड़ान योजना एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है। पूरे देश का आम नागरिक, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा की हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे, एक सब्सिडाइज्ड स्कीम ताकि आम यात्री को भी वो सुलभ हो पाए। एक परिवर्तन अगर इस क्षेत्र में, नागर विमानन क्षेत्र में आया है, तो सही मायने में हम लोग कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिकरण इस क्षेत्र का हो चुका है। और जितने उड़ान योजना में रूट्स हम लोग ने अवार्ड किए हैं, उनमें से करीब करीब 14 से 15% केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए हमने किया है। और आगे की बड़ी खबरों में, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक कल से दिल्ली में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत करेंगे। ये बैठक इस साल 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भाजपा नेता विनोद तावड़े की भाजपा मुख्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बताया कि बैठक में पीएम मोदी सहित 35 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक महत्वपूर्ण समय में होने जा रही है। कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, इनकी बैठक होगी। वो यहीं पर भाजपा मुख्यालय में होगी और शाम को 4 बजे से कल 16 जनवरी 2023 एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में बैठक शुरू होगी और 17 जनवरी शाम को 4 बजे तक संपन्न होगी। और अब बात फिट इंडिया की। इस अभियान के जरिए न केवल देश के लोग बेहतर स्वास्थ्य हासिल कर रहे हैं, बल्कि देश के विकास में भी नए उत्साह के साथ जुड़ने में कामयाब हो रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एक नई पहल की है। इसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान टॉक सीरीज। ये सीरीज हर रविवार केंद्रीय खेल मंत्रालय के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान को उसे आगे बढ़ाने और देश के जन जन को फिटनेस के साथ पोषण से जोड़ने की सोच में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने एक अभिनव पहल की है, फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान सीरीज। इस सीरीज की शुरुआत रविवार से हुई है। इस सीरीज के पहले एपिसोड में स्वयं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाग लिया। माननीय मंत्री जी, आपने अपने ट्वीट के माध्यम से देशवासियों से भी आह्वान किया है कि वो इस सीरीज के साथ जुड़ें। आप किन मायनों में मानती हैं कि ये सीरीज हमारे देशवासियों के फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, जब हम भारत की कल्पना 21वीं शताब्दी में करते हैं और विशेष तौर पर जब हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, तो सबके मन में एक सपना है कि स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, सशक्त भारत हो। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं फिटनेस के साथ साथ आपके खाने पीने के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जितना समय आपको फिटनेस पे लगाना है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट क्या खाना है, वो भी उतना ही आवश्यक होता है। तो हमें लगा क्यों ना फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों और विभिन्न पोषण विशेषज्ञों से बातचीत की और फिटनेस के साथ सही खान पान के फायदों पर चर्चा की। अब मैं सबसे पहले तो संग्राम से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि प्रोग्राम कैसे आम जनमानस का भलाई कर सकता है, उनको लाभ देगा, और आप इस प्रोग्राम से कैसे जुड़े? क्या आप भी खिलाड़ी रहते हुए कभी मिलेट के पदार्थ का इस्तेमाल कर, इनके मिलेट की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे, और उसका कैसे लाभ मिलता है? आज की युवा पीढ़ी विशेष तौर पर जिनकी ईटिंग हैबिट्स
देखिए वेस्टर्न फूड की ओर तो बड़ी तेजी से भाग गई, लेकिन वो समझ नहीं पाए वो हेल्दी नहीं है। लेकिन जो हेल्दी है उसको खाने की जानकारी है, उसके बारे में जानकारी कम है, तो आप जानकारी देंगे तो लाभ मिलेगा। सर एक्चुअली आपने सही बोला है। देखिए जो मैं तो गांव में ही बड़ा हुआ मोस्टली, और गांव में जो मोस्टली जो हमारी डाइट का जो राज है वो मिलेट ही होता है, यानी मोटा अनाज होता है, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, रागी है। मगर 1960 में जो एक हरित क्रांति कह के वो मिलेट हटा दिया गया और दूसरा अनाज पैदा कर दिया गया ताकि वो थोड़ा ज्यादा निकलता है। मगर एक्चुअली ये बहुत लॉस है। जो अगर मिलेट खाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन, सप्लीमेंट, विटामिन खाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है। No show is complete without the participation of women, and we have Miss Hina Bhimani with us. Let me ask her, Hina, welcome, and what kind of food and exercises would you suggest, especially for the senior citizen in winters, because it may change from season to season. We always talk about the youth, and I think we should also talk about the senior citizen, what they should have, what they should eat. You could guide us on that. Namaste sir, thank you for having me here. I feel anything that gives them more energy, because they feel deprived, they feel tired, they feel sleepy. So something that gives them energy to work, something that keeps them motivated. We can't give them fancy food, so like how we are talking about millets. इस सीरीज को मंत्रालय के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर हर रविवार सुबह 11 बजे देखा जा सकता है। डिजिटल माध्यम से फिट इंडिया का यह अभियान अब विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक पहुंच रहा है, ताकि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दृढ़ता से आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुरा में लगभग 20 एकड़ पर बने खेल परिसर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। भारत सरकार का खेल प्राधिकरण विभाग और अहमदाबाद नगर निगम संयुक्त रूप से 631.77 करोड़ रुपए की लागत से इस खेल परिसर को तैयार कर रहा है। और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ही स्पर्श महोत्सव का उद्घाटन किया और पद्म भूषण जैन आचार्य श्री रत्नसुंदर सुरेश्वर जी महाराज द्वारा लिखित 400वीं पुस्तक रतन स्पर्श का विमोचन किया। और अब बात ऑटो एक्सपो की। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में चल रहा एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो पूरी शान के साथ जारी है। यहाँ एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कई कंपनियां अपनी चमचमाती कारों की पहली झलक पेश कर रही हैं। पर्यावरण को साफ रखने के लिहाज से बनी गाड़ियां लोगों का ध्यान भी खींच रही हैं। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए इस ऑटो एक्सपो में भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 के 16वें संस्करण में भारतीय कंपनियों ने आत्मनिर्भर भारत की शानदार झलक पेश की। स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रदर्शित करके हर छोटी बड़ी भारतीय कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में भविष्य की रूपरेखा सामने रखी। एशिया के सबसे बड़े वाहन मेले में स्वदेशी कार, स्कूटी और बाइक्स लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इलेक्ट्रिक कार्स देख रहा हूँ, वो देख के इंडिया का एक मोबिलिटी में बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे आपको मेड इन इंडिया आइटम दिखेंगे, जिसको देख के सच में एक इंडियन की तरफ से हमें खुशी होती है। यहाँ पे भी सारा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल बाद लगता है ये पेट्रोल डीजल बंद ही हो जाएंगे। भारत का जो भी नागरिक वो चाहता है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें, जिसमें अच्छा प्रोडक्ट मिले और हम अपना एनवायरनमेंट को और ग्रीनर बनाएं। स्टार्टअप्स ने अपनी मजबूत मौजूदगी से भारत की नीति और नियति को स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में आने वाला समय भारत का होगा। देश के लिए अब समय आयात का नहीं, निर्यात का है। भारत की छोटी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक वाहन और उनके पार्ट्स विदेशों को निर्यात कर रही हैं। MTA EV कंपनी अपनी खास कार्गो स्कूटी और 3 व्हीलर कोरिया को निर्यात कर रही है। कंपनी पूर्णतया ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की मोटिवेटर है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है और हमने 2 प्रोडक्ट जो इस टाइम पे हिंदुस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत क्वालिफाई करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर हैं जो शायद अभी तक किसी ने 3 व्हीलर सेगमेंट में लॉन्च नहीं किए हैं। कार बनाने वाली दिग्गज भारतीय कंपनी टाटा ने टियागो कार का नया इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया है। ये कार जल्द ही मार्केट में होगी। इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 रिचार्जेबल बैटरियां दी हुई हैं, जिनसे ईंधन लेकर ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है। साथ ही इंडियन ऑयल के सभी पेट्रोल पंपों पर इसकी बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है।
ये एक प्रोटोटाइप व्हीकल है और इस साल के अंत तक हम रोड ट्रायल्स भी करेंगे इनका। बाकी OEMs भी गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं हमारे साथ में। तो जो ये टेक्नोलॉजी है तो ये लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाली है। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी ऑटो एक्सपो 2023 की थीम के तहत मेले में ज्यादा सुरक्षित, साफ, ग्रीन और भविष्य में आने वाले वाहनों को दिखाया गया है। इसमें भारत की इलेक्ट्रिक वाहन शक्ति का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भविष्य में भारत के नेतृत्व की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इंडिया एक्सपो 2023 के 16वें संस्करण का सार भारत में बनाए गए इलेक्ट्रिक वाहन हैं। हर छोटी बड़ी कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन यहाँ प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किए हैं। ऐसा लग रहा है कि डीजल और पेट्रोल से बनाई गई गाड़ियाँ गए ज़माने की बात हो जाएंगी और आने वाला भविष्य सिर्फ बैटरियों से चलने वाली गाड़ियों और बाइकों का होगा। कैमरामैन भीम के साथ नवादिश चौधरी, DD न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। तो ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ये जलवा। और अब बात टीम इंडिया के एक नए रिकॉर्ड की। भारतीय क्रिकेट टीम ने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए वनडे में भारत ने श्रीलंका को 317 रन से शिकस्त दे दी। ये वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 391 रन का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में श्रीलंका की टीम 73 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 और मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। और विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के साथ ड्रॉ पर खत्म हुआ। पहले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरा मैच जीतने के इरादे से उतरी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मैच में दोनों टीमें कोई भी गोल नहीं कर पाईं और ये मुकाबला हॉकी का 0-0 की बराबरी पर खत्म हो गया। इसके साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।